नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उसको देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र का एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। 2 क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिया है। पहला क्लास पूरी तरह अनुच्छेद 1 पर बेस्ड था। मतलब सोचिए कि इतना डिटेल से आपका क्लास चला हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटेगा नहीं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन हो या फिर मुख्य परीक्षा। इंडिया दैट इज भारत सेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया की क्या प्रासंगिकता है, भारत की क्या प्रासंगिकता है, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसमें यूनियन क्या होता है और यूनियन किससे मिलकर बना होता है। अमेरिका के संविधान में जो फेडरल शब्द यूज हुआ है वो यूनियन और फेडरल के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होता है, सब कुछ पूरा पोस्टमार्टम करके हमने दिया है। दूसरा वाला क्लास अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर बेस्ड था, अनुच्छेद 4 पर बेस्ड था। उसमें पूरी तरह हमने डिफरेंस करके बताया है कि अनुच्छेद 2 क्या होता है। जब बाहरी क्षेत्र जब कोई विदेशी क्षेत्र जहां पर विदेशी सत्ता हो, जिस क्षेत्र पर अगर वो क्षेत्र हम भारत में मिला लेते हैं, अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। लेकिन अगर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का राज्यों की स्थापना करनी है, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर जो भारत के राज्य क्षेत्र की संप्रभुता के अंतर्गत आता है, तो उसको हम अनुच्छेद 3 का पार्ट मानते हैं। और ये जो है टोटल प्रक्रिया जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत की जा रही है, ये सिंपल मेजोरिटी से की जा रही है। मतलब कि इसमें अनुच्छेद 368 के तहत किसी प्रकार का संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल नहीं है। मतलब कि ये संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी, संविधान में इसका मेंशन नहीं किया जाएगा, चूंकि ये सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से किया जा रहा है। फिर उसके बाद 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 हमने बताया, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 बताया। क्या होता है जा करके आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने जो है पूरी तरह जो है रियासतों के एकीकरण को लेकर के, इसके बैकग्राउंड को लेकर के पूरा डिबेट किया, पूरा डिस्कस किया एकदम बैकग्राउंड के साथ। और फिर जम्मू कश्मीर का हमने विलय भी करा दिया है। अब उसके आगे रियासतों के एकीकरण पर हम लोगों को बातचीत करनी है, ठीक है ना। तो आते हैं, जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका है। फिर इसके बाद लिखते हैं जूनागढ़ या हैदराबाद, किसी को लिख लीजिए, जूनागढ़ को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए जूनागढ़ का विलय, जूनागढ़, जूनागढ़। अब थोड़ा सा अगर हम ये देखें जूनागढ़, तो जूनागढ़ वर्तमान में किसका हिस्सा है, तो जूनागढ़, जूनागढ़ यह है वर्तमान में गुजरात राज्य के अधीन है, गुजरात राज्य का हिस्सा है, ठीक है ना। अभी एक चीज समझना जरा, जो जूनागढ़ है हमने आपको बताया था कि जो है लगभग लगभग भारत के कुल भूभाग का 40% देसी रियासतें थी। सारी देशी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था, मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। 3 ऐसे जो है क्षेत्र थे, 3 ऐसी देशी रियासतें थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उसमें जम्मू कश्मीर, उसमें जूनागढ़ और उसमें हैदराबाद, ये 3 देशी रियासतें थीं। जम्मू कश्मीर को हमने विलय करा लिया है पूरी तरह। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और बाद में जो है जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसने भी 1924 में विलय को स्वीकार किया। सब कुछ पूरा बताया हुआ है। अब यहां पर देखना जरा जूनागढ़, जूनागढ़ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो जनता है, यह जनता कैसी है, यहां पर बहुसंख्यक जो जनता आपको दिखाई पड़ेगी वो जनता हिंदू दिखाई पड़ेगी। कौन दिखाई पड़ेगी बाबू, हिंदू जनता दिखाई पड़ेगी। और जब ये हिंदू जनता दिखाई पड़ेगी तो यह हिंदू जनता चाहती है कि हम अपना विलय कहां पर करें, हम अपना विलय भारत में करें, ठीक है ना। ये जनता चाह रही है कि हम अपना विलय कहां पर करें, भारत में करें। लेकिन समस्या क्या है कि जूनागढ़ का जो राजा है, यह राजा कैसा है, मुस्लिम राजा है। कैसा राजा है, मुस्लिम राजा है। और इस मुस्लिम राजा का नाम क्या है, मुस्लिम राजा का नाम क्या है, तो महावत खां है। क्या नाम है, महावत खां। अभी एक चीज समझना जरा, ये महावत खां, इसको पाकिस्तान का सपोर्ट जबरदस्त है। क्या है, पाकिस्तान का सपोर्ट, इसको पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान का सहयोग है, जिसके माध्यम से ये व्यक्ति एक इमोशन पाकिस्तान के प्रति रखता है और इसकी सोच है कि हम कहां पर अपना विलय करें। इसकी सोच है कि हम अपना विलय कहां पर करें, पाकिस्तान में करें। इतनी बातें क्लियर। जनता चाह रही है कि हम अपना विलय कहां करें, जनता का सोच है कि हम भारत जो है जूनागढ़ का विलय भारत में हो। लेकिन महावत खां जो यहाँ का राजा है वो चाह रहा है कि हमारा जो विलय है वो पाकिस्तान में हो, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर एक दीवान जो है, जूनागढ़ का दीवान बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी है, जिसका नाम है शहनवाज भुट्टो। यहां पर लिख लीजिए दीवान शहनवाज भुट्टो।
इसका नाम है क्या? शहनवाज, शहनवाज भुट्टो। भुट्टो, अरे वही शहनवाज भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कौन? जुल्फिकार भुट्टो, उन्हीं के पिताजी हैं जुल्फिकार भुट्टो, यहीं पर लिख लीजिए। जुल्फिकार, जुल्फिकार भुट्टो के पिता हैं कौन? शहनवाज भुट्टो, ठीक है ना। और ये जुल्फिकार भुट्टो कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी मजेदार बात है। ये जो महावत खां है, ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में विलय हो, जनता चाह रही है कि हम भारत में अपना विलय करवाएं जूनागढ़ का। तो जनता ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। जनता ने भारत में विलय के लिए एक बड़े पैमाने पर आंदोलन और विद्रोह किया। और फिर ये महावत खां क्या करता है? महावत खां ये पाकिस्तान भाग जाता है। कहां? महावत खां कहां भाग जाता है? पाकिस्तान भाग जाता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान भाग जाता है डर के मारे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि बचती है एक पर्सनालिटी जिसका नाम है शहनवाज भुट्टो। अब इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है विलय की। अब इस शहनवाज भुट्टो ने क्या किया कि इसके लिए 2-3 डेट आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। एक डेट आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा, जो है वह डेट है 8 नवंबर 1947 का डेट। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बाबू, 8 नवंबर 1947। यहां पर होता क्या है कि ये जो शहनवाज भुट्टो हैं, यह विलय पत्र से संबंधित या जूनागढ़ के विलय से संबंधित एक लेटर भेजते हैं भारत सरकार को, ठीक है ना। तो यहां पर एक लेटर या फिर जो है पत्र पत्र भेजा जाता है, भेजा जाता है भारत सरकार को विलय से संबंधित, विलय से संबंधित, ठीक ना। ये पहला डेट। दूसरा जो डेट है आपको याद रखना है कि उसके एक ही दिन बाद, एक ही दिन बाद मतलब समझना जरा, एक ही दिन बाद मतलब कि 9 नवंबर। कब? इधर आइए, 9 नवंबर, 9 नवंबर 1947 को। अब जूनागढ़ का जो शासक है महावत खां, ये पाकिस्तान भाग जाता है और यहां पर विलय पत्र से संबंधित या विलय से संबंधित एक लेटर भेजा जाता है शहनवाज भुट्टो के द्वारा। किसके पास लेटर भेजा जाता है? भारत सरकार के पास। और यहां पर जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार के द्वारा अपना जूनागढ़ का प्रशासन प्रशासन अपने हाथों में ले लिया गया, अपने हाथों में ले लिया गया भारत सरकार के द्वारा। इतनी बातें क्लियर? मतलब कि 9 नवंबर को 1947 को शहनवाज भुट्टो के द्वारा लेटर भेजा जाता है भारत में विलय से संबंधित। 9 नवंबर एक ही दिन बाद तुरंत प्रशासन अपने हाथों में भारत सरकार के द्वारा ले लिया जाता है। किसका? जूनागढ़ का प्रशासन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जूनागढ़ में फिर उसके बाद एक डेट आता है 20 जनवरी 1948। कौन सा? 20 जनवरी 1948 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को आपको याद रखना है। यहां पर क्या हुआ कि इस डेट को जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह। और ये जनमत संग्रह क्यों कराया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर जो जनता है वो मांग क्या कर रही है कि हम भारत में अपना विलय करेंगे। जनता ज्यादातर क्या है? हिंदू जनता है। और भारत सरकार ये चीज समझ रही है कि जनता जनमत संग्रह कराएंगे तो टोटल जनता जो है भारत में अपना विलय स्वीकार कर लेगी। और जनमत संग्रह जब कराया गया 20 जनवरी 1948 को, तो लगभग लगभग 99% जनसंख्या ने क्या कहा कि हम अपना विलय जो है भारत में करेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं पूछूं कि जूनागढ़ का जो विलय हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, तो आपने बताना है कि साहब जूनागढ़ का जो विलय हुआ वो जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। किस पर आधारित हुआ? जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी ये पूरा सिनेरियो हमने आपको एक जो है क्रोनोलॉजी के तौर पर और थोड़ा कॉन्सेप्ट के तौर पर बताया, ठीक है ना। तो ये जूनागढ़ का हमने विलय, जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया। एक काम करिए, एक हेडिंग डालिए, हैदराबाद। हैदराबाद आते हैं जरा।
हैदराबाद। हैदराबाद का विलय बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद का विलय, ठीक है ना। ये जो हैदराबाद का विलय है, अभी समझिएगा जरा, हैदराबाद का विलय। अब इसकी सिचुएशन अगर हम देखें, हैदराबाद की सिचुएशन देखें, तो यहां पर आपको हैदराबाद मिलेगा, ठीक है। अब हैदराबाद जो है यह एक लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब कि इसके किनारे किनारे पूरा स्थल है, बीच में एक फंसा हुआ है। और मजे की बात है कि जो हैदराबाद है, एक तो जो है लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक, दूसरा कि यहां की जो जनता है, यहां की जनता ये ज्यादातर क्या है, हिंदू जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या, ठीक है ना। और दूसरा यहां का जो राजा है, यहां का राजा, उसका नाम क्या है, निजाम नाम है। क्या नाम है बाबू, निजाम नाम है। यहां का राजा कौन है, निजाम। और जायज है कि ये जो है मुस्लिम राजा है, मुस्लिम राजा। अभी एक चीज समझना आप जरा, यहां की भी जनता क्या क्या चाह रही है, यहां की जनता की चाह है कि भाई हम कहां पर जो है विलय अपना करें, भारत में विलय करें। लेकिन समस्या क्या है, समस्या बस यही है कि ये जो हैदराबाद है, अच्छा हैदराबाद ये सबसे बड़ी देसी रियासत थी, सबसे बड़ी ये देसी रियासत थी, बड़ी पावरफुल देसी रियासत थी, ठीक ना। हैदराबाद, हैदराबाद को पाकिस्तान का सपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली वहां पर शासन नहीं कर सकता था, इसलिए पाकिस्तान ये कह रहा था कि आप स्वतंत्र रहिएगा। और मजे की बात है कि आपको कल भी हमने बताया था कि क्लीमेंट एटली की जो घोषणा हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी देसी रियासत को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो किस राष्ट्र में शामिल होना चाहती हैं। उनको अगर मन करेगा तो इंडिया में शामिल होंगी, अदरवाइज वो पाकिस्तान में शामिल होंगी, अदरवाइज वो जो है स्वतंत्र भी रह सकती हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका सपोर्ट भी किया था। और इनकी खैर मंशा भी थी अंग्रेजों की कि चूंकि त्रावणकरों में आपको बताया गया था कि परमाणु खनिज मिले थे। और इसके अलावा जो दक्षिण में हिंद महासागर है, इस इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वगैरह, इस पर वो जो है अपने नौसैनिक बेस को स्थापित करना चाहते हैं, मतलब कि जो है हिंद महासागर पर वो अधिकार रखना चाह रहे थे, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी सामरिक स्थिति को ध्यान में रख रहे थे भविष्य को लेकर के। तो अंग्रेजों की मंशा थी कि नहीं, कि अगर ये सब आजाद रहेंगे, ना तो भारत में मिलेंगे ना तो पाकिस्तान, तो इनसे हम बढ़िया से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निजाम, खैर यहां पर अगर आप देखेंगे तो जनता के द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया, आंदोलन। और ये आंदोलन कैसा था, आक्रोश आंदोलन था, आक्रोश आंदोलन, मतलब कि इसमें हिंसा थोड़ा सा दिखाई पड़ी। और फिर यहीं पर निजाम एक गलती करता है, जब जनता के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हमारा विलय या हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में करिए। तो निजाम चूंकि ये स्वतंत्र रहना चाह रहा था, तो इसने क्या किया कि इस आंदोलन को क्रूरता पूर्वक दबाया, क्रूरता पूर्वक इसने इसको दबाया। अब यहीं पर भारत सरकार को मौका मिल जाता है। जैसे ही आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया, जनता को मारा गया, आम बेकसूर जनता को मारा गया, हिंसा का सहारा लिया गया निजाम के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा यहीं पर क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, मतलब कि सैन्य अभियान चलाया गया। भारत सरकार के द्वारा क्या, सैन्य अभियान चलाया गया, सैन्य अभियान। और सैन्य अभियान कौन सा चलाया जाता है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो को चला करके, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इस ऑपरेशन पोलो को चला करके फिर हैदराबाद का विलय, हैदराबाद इसका जो विलय है वो भारत में कर लिया जाता है। तो क्या पता चला कि कैसे हैदराबाद का विलय हो रहा है भारत में। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, ये जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, तो यहां पर एक हैदराबाद के कमांडर हैं, हैदराबाद के कमांडर, हैदराबाद के कमांडर, इनका नाम है एल एंड्रोज, एल एंड्रोज। इन्होंने क्या किया
कि जो भारत के कमांडर हैं, ए भारत के कमांडर जीएन चौधरी नाम है, जीएन चौधरी, इनके समक्ष ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ए यल एंड्रूज ये क्या करते हैं, इनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्म समर्पण किसके समक्ष, जीएन चौधरी के समक्ष। तो जो है हैदराबाद का क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये विलय जो डेट आता है, डेट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, 18 सितंबर 1948 को, ठीक है ना, ये विलय किया गया ऑपरेशन पोलो चला करके। तो एक शब्द में अगर मैं पूछूं आपसे, तो हैदराबाद का जो विलय है, हैदराबाद इसका विलय, ये विलय कैसे किया गया, तो ऑपरेशन पोलो चला करके। किसके माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से इसका जो है विलय किया गया। इतनी बातें क्लियर। तो ये आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर पूरा डिटेल से हमने चर्चा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करिए, एक हेडिंग और आप डालिए, उस हेडिंग का नाम है यूरोपीय उपनिवेशों के क्षेत्रों का विलय, ठीक ना। डालिए जरा हेडिंग, यूरोपीय उपनिवेश का विलय। यूरोपीय उपनिवेशों का विलय मतलब कि जैसे देश तो आजाद हो गया, लेकिन समस्या क्या है, समस्या एक बनी यह रह गई कि यहां पर पुर्तगाली कुछ क्षेत्रों पर अधिकार अपना बनाए हुए हैं। जैसे गोवा पर अधिकार बनाए हुए हैं, दादर नागर हवेली पर अधिकार, दमन दीव पर अधिकार बनाए हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब उसके बाद जो है फ्रांसीसी पुदुचेरी वाले क्षेत्र पर, चंद्रनगर वाले क्षेत्र पर जो पश्चिम बंगाल में है ना, कराईकल, माहे, यनम, पुदुचेरी, इन क्षेत्रों पर अधिकार बनाए हुए हैं। तो अब इन क्षेत्रों को भी भारत के संघ में शामिल किया जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो हम राज्य क्षेत्र का विलय पढ़ रहे हैं ना भैया, तो यूरोपीय उपनिवेशों का विलय। तो एक हेडिंग डाल करके अब यहां एक काम करिए, जरा इसकी ड्राफ्टिंग आप करिए। एक तरफ लिखिएगा पुर्तगाली क्षेत्र, एक तरफ आप लिखिएगा यहां पर पुर्तगाली क्षेत्र, पुर्तगाली शासन के अंतर्गत क्षेत्र, और एक तरफ आप लिखिएगा फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत क्षेत्र। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है ना, ताकि सारा कुछ इसी में कंटेंट आपका आ जाए। जो पुर्तगाली हैं, तो पुर्तगाली आप देखेंगे तो यहां पर 3 क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा पुर्तगाली के अधीन। एक तो ए दादरा नागर हवेली पर इनका अधिकार रहता है, गोवा पर, या तो पहले दमन दीव लिख लीजिए यहां पर, दमन दीव पर अधिकार रहता है, और गोवा पर अधिकार रहता है, गोवा पर, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, ऐसे फ्रांसीसियों का अधिकार किस पर रहता है, चंद्रनगर पर अधिकार रहता है। चंद्रनगर कहां है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो यनम, कराईकल, माहे, पुदुचेरी। यनम आप जानते हैं कि इतने समय आंध्र प्रदेश में है, कराईकल आंध्र प्रदेश, मतलब कि यनम और कराईकल कहां है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना बाबू। और माहे कहां है, एक केरल में है, और ये जो पुदुचेरी है ये तमिलनाडु में है।
अभी एक चीज समझिए, मतलब कि ये पहले जो है फ्रांसीसी के अधिकार में था आजादी के बाद भी, लेकिन इसको कैसे कब मिलाया गया इसको आप समझेंगे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, ये जो दादरा नागर हवेली है इसको 1961 में मिलाया गया। दमन दीव को कब मिलाया गया, सॉरी, दादरा नागर हवेली को 1954 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1954 में मिलाया गया। दादरा नागर हवेली जो है 1954 में, दमन दीव ये 1961 में मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1961 में। और ये जो गोवा है, इस गोवा को भी 1961 में मिलाया जाता है। अभी समझना जरा, ये जो दादरा नागर हवेली और दमन दीव है, इसको जनता के आंदोलन से इसको भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, मतलब कि प्रशासन पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक ना। और ये जो गोवा है, गोवा पर चूंकि जो है पुर्तगालियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, बहुत बड़े पैमाने पर था, तो गोवा में एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको हम सैन्य ऑपरेशन कहते हैं। कौन सा? सैन्य ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है सैन्य ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन विजय। अब एक चीज जरा आप समझिएगा इस चीज को, कि जैसे ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए, सैन्य ऑपरेशन था, वैसे ही गोवा को मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको ऑपरेशन विजय हम कहते हैं, ठीक ना। अब ऑपरेशन विजय करके 1961 में गोवा को भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना लिया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि इस गोवा को 1987 में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए, ये जो है आपका दादरा नागर हवेली, इसको थोड़ा सा आप उठा लीजिए यहां पर, ठीक है ना, यहां पर ले आइए दादरा नागर हवेली। और इस दादरा नागर हवेली दोनों को ये बोलिए कि भैया ये दोनों जुलाई 2020 में, करंट भी ले लीजिए थोड़ा सा, जुलाई 2020 में, अच्छा पहले दादरा नागर हवेली ये जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जुलाई 2020 में इसको दादरा नागर हवेली को एक कर दिया गया और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। लिखिए, जुलाई 2020 में दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये लाइन आप लिख लेंगे ना, किसी प्रकार का समस्या नहीं ना, इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए जरा, ये आपका पूरा पुर्तगाली के अधीन किस तरह हमने विलय किया इसको हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल से, ठीक है ना। अब यहां पर आइए जरा फ्रांसीसियों के बाद, और फ्रांसीसियों पे थोड़ा सा आएंगे तो इसको एक काम करिए हल्का सा बड़ा कर लीजिए यहां पर, ठीक है ना। चलें आगे। चंद्रनगर दिया है, यहां पर चंद्रनगर दिया है, तो ये जो चंद्रनगर है यहां पर जनमत संग्रह कराया गया था। क्या कराया गया था? जनमत संग्रह कराया गया था। और ये जनमत संग्रह कब कराया गया? 2 मई 1950 को ये जनमत संग्रह करा करके इस चंद्रनगर को फ्रांसीसियों के अधिकार से हमने अपने जो है क्षेत्र में विलय कर लिया। इतनी बातें क्लियर। तो चंद्रनगर कहां है? पश्चिम बंगाल में। कब इसको मिलाया गया? 2 मई 1950 को मिलाया गया। कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। इतनी बातें क्लियर। और ये जो येनम, कराईकल, माहे, पुदुचेरी वगैरह वगैरह है, इसको हमने कब मिलाया? तो आपने बताना है कि साहब ये जो है 1954 में मिलाया गया। कब मिलाया गया बाबू? ये 1954 में मिलाया गया। कैसे मिलाया गया? यहां पर भी क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह के माध्यम से ये जो पुदुचेरी है, अब इसको टोटल को हम पुदुचेरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पुदुचेरी। हम जो है येनम को भी पुदुचेरी कहते हैं, कराईकल को भी, माहे को भी, और पुदुचेरी को तो कहते ही हैं। मतलब कि टोटल शासन जो संचालित होता है वो पुदुचेरी प्रशासन के अंतर्गत होता है। इतनी बातें क्लियर। तो जनमत संग्रह के माध्यम से 1954 में इस पुदुचेरी को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो आपने क्या पढ़ा था? आपने तो यही पढ़ा था ना कि यूरोपीय उपनिवेशों का विलय। तो यूरोपीय उपनिवेशों का विलय इस प्रकार से किया जाता है।
तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको डेट वगैरह पूछेगा, ऑपरेशन कोई पूछेगा तो आप जो है अच्छे से बता पाओगे, ठीक है ना। अब एक काम करिएगा, जरा लिखिएगा कुछ क्षेत्रों का विलय। क्या लिखेंगे? कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय। यहां पर लिखिए कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय। ठीक है, कुछ अन्य क्षेत्रों के विलय में दो क्षेत्र हैं। एक का नाम आपको दिखाई पड़ेगा अंडमान निकोबार। दोनों लिख लीजिए एक ही साथ, मन करिए तो। अंडमान निकोबार। और एक लिख लीजिए, ये तो पूरब की तरफ है और एक पश्चिम की तरफ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लक्षद्वीप कर रहे हैं, लक्षद्वीप। ठीक है ना। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की आप सिचुएशंस देखेंगे तो यहां पर कहीं ये अंडमान निकोबार आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अंडमान निकोबार, ये जो अंडमान निकोबार है, यहां पर शुरू में प्राचीन भारत में आप जाएंगे तो यहां पर चोलों का शासन था। किसका शासन था बाबू? चोलों का शासन था। आधुनिक भारत में आप जाएंगे तो डेनमार्क ने अधिकार रखा था। कौन? डेनमार्क ने। और डेनमार्क से फिर जो है ब्रिटिश सत्ता ने यहां पर अपना अधिकार जमा लिया, ब्रिटिश शासन यहां पर हो गया। ठीक है ना। अंडमान निकोबार। और फिर ये जो ब्रिटिश शासन है, ये क्या सोच रहा था? जब देश आजाद हुआ तो ये सोच रहा था कि इस पर अधिकार करके हम आंग्ल भारतीयों और बर्मियों, बर्मियों मतलब समझ रहे हैं ना, बर्मा जो है उन्हीं को आंग्ल बर्मिया कहा जा रहा है। तो आंग्ल भारतीय और आंग्ल बर्मियों के लिए एक अलग प्रांत बनाएंगे, एक अलग स्वतंत्र प्रांत बनाएंगे। ये जो है अंग्रेजों की जो है इच्छा थी। किसकी? अंग्रेजों की इच्छा थी। ठीक है ना। आपको एक चीज पता होगा कि भारत में अगर किसी को वीर सावरकर का नाम सुना है, उनको जब जेल की सजा हुई थी तो अंडमान निकोबार भेजा गया था। आपको पता होगा कि एक जेल की सजा जो दी जाती है उसको कहा जाता है काले पानी की सजा। क्या? काले पानी की सजा। एक काम करिए, काले पानी की सजा। एक काले पानी की सजा मतलब कि ये जेल की सजा है, जेल की सजा है। ठीक है ना। और लेकिन इसको काले पानी का सजा इसलिए कहा जाता था, इस समुद्र में अंडमान निकोबार है। कहां पर है? समुद्र में अंडमान निकोबार। तो भारत के मेन स्थल से दूर जब किसी को जेल में भेजा जाता था तो अंडमान में भेजा जाता था, जो काफी अंग्रेजों के डायमेंशंस या अंग्रेजों के लिए ठीक नहीं थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके शासन के लिए। तो जैसे वीर सावरकर वगैरह को जो है काले पानी की सजा दी गई थी, मतलब उनको अंडमान निकोबार के जेल में भेजा गया, उसी को काले पानी की सजा कहा जाता है। ठीक है ना। अब हुआ क्या, समझिएगा एक चीज कि हाँ, ये आंग्ल भारतीय और आंग्ल बर्मियों के लिए अलग प्रांत बनाना चाह रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। लेकिन जब जो है देश आजाद हुआ तो इस अंडमान निकोबार, अच्छा एक चीज और भी मैं बताऊं कि जापान के सहयोग से जो आजाद हिंद हिंद फौज था, कौन? चंद्रशेखर आजाद वाली, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, इस आजाद हिंद फौज के द्वारा शासन भी कुछ समय के लिए किया गया था। किस पर? अंडमान निकोबार पर। ठीक है ना। तो एक अनुभव भी था भारत के जो है लोगों का कि अंडमान निकोबार पर शासन करने का। अब जब देश आजाद हुआ तो फिर वही हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस अंडमान निकोबार को भारत का हिस्सा बना दिया गया। भारत का क्या बना दिया गया? हिस्सा बना दिया गया। तो ये जो है भारत का हिस्सा कैसे हुआ? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से इसको शामिल किया गया। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? अगर आप ये सोचेंगे कि ये आंग्ल भारतीयों और आंग्ल बर्मियों के लिए अलग प्रांत, ये नहीं हो पाया। ठीक है ना। आजादी के बाद जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और फिर उसी के तहत भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। आते हैं लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, ये जो है आपको इधर पूरब में तो जो है अंडमान मिलेगा और इधर जो है आपको लक्षद्वीप मिलेगा। ठीक है ना। लक्षद्वीप का जो प्राचीन नाम था,
पहले का नाम, प्रारंभिक नाम, तो इसका नाम था लक्का द्वीप। क्या था नाम था? लक्का द्वीप। इसका नाम था अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक है ना। अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय, मिनिकाय, ये मिनिकाय, ये सब नाम थे इसके। लेकिन ये 1973 में जाकर के नाम पड़ा लक्षद्वीप का। कब? 1973 में नाम इसका पड़ा लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की ये जो सिचुएशन है ना, समझिए बात, इधर पाकिस्तान है, इधर कौन है? पाकिस्तान है, इधर भारत है। सरदार पटेल साहब ने क्या किया कि अपनी जो है नौसेना को भेज करके, अब सोचिए देश आजाद हो रहा था, लक्षद्वीप पर रहने वाले लोगों को खबर ही नहीं थी कि देश आजाद हो रहा है। लक्षद्वीप वालों को एक खबर नहीं थी कि आजाद देश हो रहा है। और सरदार पटेल साहब ने क्या किया, बड़े चालाक व्यक्ति थे, इन्होंने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और जो भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना, इस भारतीय नौसेना को कहां पर भेजा? ये लक्षद्वीप पर भेजा गया तुरंत, कि एक काम करिए, जाकर के वहां पर लक्षद्वीप पर भारत का झंडा पहले लहराइए आप लोग। तो जा करके जो है भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप पर भारत का झंडा लहरा दिया गया, भारत का हिस्सा हो गया। अंग्रेजों की भी एक्टिविटी इस पर नहीं थी। अब सोचिए आज जो है जब मालदीव भारत के जो है थोड़ा सा विपक्ष में जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए जा करके जो है लक्षद्वीप के जो है पानियों में स्नान किया जाता है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। और बोला जाता है कि लक्षद्वीप अपना ये जो है भारत का क्या है? मालदीव है, ठीक है ना। तो इसका सामरिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यार, कि मतलब कि हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए इतना जबरदस्त सामरिक इंपॉर्टेंस है कि कुछ कहिए मत। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर शायद इस पर पाकिस्तान का कब्जा होता तो हमारे लिए सामरिक डायमेंशन से दिक्कत होती। कहीं न कहीं पाकिस्तान ससुरा चाइना को दे दिया होता और हमारे लिए कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर के खतरा पैदा होता। अब हुआ क्या कि भारतीय नौसेना पहुंचकर पहले ही झंडा फहरा देती है। पाकिस्तान की भी नौसेना आती है, लेकिन पाकिस्तान की नौसेना देर कर देती है, देखती है कि भारत का झंडा फहरा रहा है, और फिर पाकिस्तान की सेना कहां लौट जाती है? कराची लौट जाती है। तो ये कुछ जो है क्षेत्रों का विलय, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक हेडिंग डालिए, एक हेडिंग डालिएगा, सिक्किम का विलय। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम का विलय। मास्टर ने आपको बताया था कि सिक्किम का उदाहरण दिया था, लेकिन अब सिक्किम का विलय पूरा डिटेल से समझिए कि सिक्किम का विलय हुआ कैसे, ठीक है ना। तो ये अपना प्यारा सा भारत, पहले पूरा सिनेरियो बता देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो, ठीक है ना। अब ये जो है प्यारा सा क्या है? सिक्किम है, सिक्किम, यहां पर लिखिए सिक्किम। पूरा क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे सिक्किम। और यहां पर अभी भारत में विलय नहीं हुआ, भारत में विलय करना है। और यहां पर राजतंत्र है, क्या है? राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, और वो राजा कौन है? चोंग्याल, चोंग्याल वंश का यहां पर शासन है, चोंग्याल वंश का शासन, चोल वंश का नहीं, चोंग्याल वंश का शासन। और यहां का जो ससुरा राजा है ना, बड़ा निरंकुश राजा है। कैसा राजा है? निरंकुश राजा है, ठीक है। और यहां की जो जनता है, जनता, ये बौद्धिस्ट जनता ज्यादा है, हिंदू जनता ज्यादा है। तो ये चाह रहे थे कि यार हमारा जो विलय है ये भारत में हो जाए। कहां पर हो जाए? ये अपने प्यारे से भारत में हो जाए, जनता ये चाह रही थी। और मजे की बात है कि जनता के ही प्रतिनिधि कहां पर बैठे हुए थे? सिक्किम की विधानसभा में बैठे हुए थे, सिक्किम की विधानसभा में, सिक्किम की विधानसभा में। अब समझिए जरा, चोंग्याल वंश का शासन, निरंकुश शासक, जनता के फेयर में नहीं काम करता था। जनता चाह रही थी कि भारत में विलय हो। सिक्किम की विधानसभा भी चाह रही थी कि हमारा विलय कहां पर हो? भारत में हो जाता तो हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा अच्छा हो जाता। क्योंकि यहां पर समस्या क्या है? समस्या बस यही है कि इधर नेपाल कसा हुआ है, यहां भूटान कसा हुआ है, और इधरिया जो है चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, इसको दबाए जा रहे हैं लोग। तो ये कह रहा है कि भारत से पूरी तरह हम जो है सिक्योर्ड हैं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे लोग पूरा मेल मिलाप के तरीके से रह सकते हैं, भारत में विलय होना बहुत जरूरी है,
ठीक ना। तो जो विधानसभा यहां की है, इस विधानसभा ने जम्मू कश्मीर शासन अधिनियम 1974 पारित किया। क्या? जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, सिक्किम शासन अधिनियम 1974 ए जम्मू क्या नाम है, सिक्किम की विधानसभा ने पारित किया। और ये अधिनियम ला करके, इस अधिनियम को ला करके हुआ क्या कि सिक्किम की विधानसभा जब ये अधिनियम लाती है तो जो चोंग्याल शासक है, चोंग्याल वंश का शासक, इस शासक मतलब कि राजा के शासन को, राजा के शक्ति को कमजोर कर देती है, किसी तरह हस्ताक्षर करवाती है। और ये जो अब राजा होता है, इस राजा को केवल औपचारिक प्रमुख माना गया। क्या माना गया? औपचारिक प्रमुख, मतलब कि केवल इसको ठप्पा तक सीमित रखा गया। क्या? मुहर तक सीमित रखा गया। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? सिक्किम विधानसभा के पास आ गई। ठीक है ना। अब सिक्किम विधानसभा के पास आ गई, सिक्किम विधानसभा फिर जो है भारत सरकार से संपर्क करती है कि एक काम करिए, हमारा विलय जो है आप कर लीजिए, हमको अपनी गोद में रख लीजिए। गोद मतलब समझ रहे हैं ना, हमको अपने संरक्षण में रख लीजिए, ताकि ना तो नेपाल, ना तो भूटान, ना तो ऊपर से खूंखार चाइना हमको कुछ बोल पाए। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी सिक्किम विधानसभा ने क्या किया, इसी सिक्किम विधानसभा ने एक और अधिनियम लाया, एक और अधिनियम ला करके, और ये अधिनियम लाती है 1975 में, पारित करके जो चोंग्याल वंश की जो औपचारिक शक्ति बनी हुई थी, इस राजा की शक्ति को पूर्ण रूप से क्या कर देती है? ध्वस्त कर देती है। राजा की शक्ति को क्या कर देती है बाबू? समाप्त कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये फ्री हो गए पूरी तरह कि चोंग्याल वंश का शासन समाप्त हो गया, शक्ति से हम फ्री हो गए हैं। अब ये क्या करते हैं? भारत से संपर्क स्थापित करते हैं, और भारत से जब संपर्क स्थापित करते हैं तो भारत में विलय की बात होती है। लेकिन कोई अगर नया राज्य में विलय होता है, कोई बाहर से हमारे यहाँ आता है, तो उसको हम जो है थोड़ा सा रियायत देते हैं। क्या देते हैं? रियायत देते हैं। थोड़ा सा कुछ कंडीशन हम रखते हैं उसके ऊपर, चूंकि हमारे सिक्योरिटी का मैटर है, उसकी संप्रभुता का मैटर है, और उसके जो है थोड़ा सा स्वतंत्रता का मैटर है, स्वायत्तता का मैटर। ठीक है ना। जैसे नहीं कि किसी को हम कैंडिडेट बनाते हैं तो थोड़ा सा आजादी उसको देते हैं, बोलते नहीं है, बाद में भले जो है उसको दबा कर रख ले। तो ऐसा सिक्किम के साथ हुआ। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत की संसद ने, भारत की संसद, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा। संसद ने क्या किया कि एक 35वां संविधान संशोधन लाती है। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ये 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 ला करके एक अनुच्छेद बनाया जाता है, नया अनुच्छेद लाया जाता है, अनुच्छेद 2A। ये नया अनुच्छेद क्रिएट किया जाता है, सृजित किया जाता है। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 2A, और इसी अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका? सह राज्य, मतलब कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना। सहराज्य, सहराज्य का दर्जा अर्थ ये है कि भारत में विदेश मामला, रक्षा मामला, मुद्रा मामला, संचार मामला भारत सरकार के पास होगी। बाकी और जो है स्वायत्तता विधानसभा, सिक्किम की विधानसभा के पास होगी। इतनी बातें क्लियर। फिर 1974 में 35वां संविधान संशोधन, यहां पर एसोसिएट स्टेट या फिर सहराज्य के दर्जे के लिए आप बातचीत करेंगे कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, और ये सहराज्य का दर्जा सिक्किम को प्रदान किया गया। सहराज्य के दर्जे से अर्थ यही होता है कि रक्षा मामला, विदेश मामला, मुद्रा मामला, ये सब जो है भारत डील करेगी, संचार मामले को, लेकिन और अन्य मामला वो सिक्किम की विधानसभा डील करेगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इसी जो है संसद के द्वारा, हमारे प्यारे से संसद के द्वारा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ला करके अब क्या किया गया? ये जो 2A है, इस 2A को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 2A को जब समाप्त कर दिया गया
तो ये जो सह राज्य था, ये जो क्या था, सह राज्य था, अब सह शब्द हट जाता है और किस रूप में ये तब्दील हो जाता है, राज्य के रूप में तब्दील हो जाता है। मतलब कि अब एक क्या बन गया, भारत का पूर्ण राज्य बन गया। और पूर्ण राज्य का दर्जा किस अधिनियम, किस संशोधन के तहत दिया गया, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत दिया गया। तो कोई बताएगा कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। कमेंट वगैरह में थोड़ा सा कमेंट वगैरह करेंगे ना तो मास्टर का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। आपका जो जो मतलब कि जो मुझे प्रोत्साहित कर सकता है वो आपका कमेंट और लाइक कर सकता है। थोड़ा सा शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, दिनों को दिन अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेट होके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सिक्किम का बिल है। तो सिक्किम इस प्रकार जो है भारत के जो है संघ का हिस्सा बना, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें आपको बताया, हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई। यहाँ पर जूनागढ़ पहला है और दूसरा फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पर हैदराबाद को बताया विलय। फिर उसके बाद हमने जो है तमाम जो है यूरोपीय उपनिवेश थे उसको लेकर के पूरी तरह हमने डिस्कस किया कि यूरोपीय पुर्तगालियों के अधीन और फ्रांसीसियों के अधीन। फिर उसके बाद जो है कुछ अन्य क्षेत्रों में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के, और लास्ट में हमने जो है सिक्किम का विलय अपना करवा लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। कल हम लोग मिलते हैं तार्किक आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास मत मिस करिएगा। एक एक चीज बाकायदा लिखते रहिएगा। 4 महीने बाद आपको मैं कंफर्टेबल जोन में रखूंगा, ये मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।